हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दिल्ली सल्तनत 12 to 15 सेंचुरी। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज चलिए हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक आएगा अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में जो खलजीज और तुगलक थे उनके राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो उसका क्लोजर लुक है ये। ठीक है, उसको देखेंगे, पास से बारीकी से चेक करेंगे उसको कि कैसा था वो। तो द consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators। तो जैसा कि बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत जो थी बहुत बड़ी थी, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वेस्ट एरियाज में थी। तो वहाँ जो थे, तो वहाँ पे जो राजा था तो वो क्या करता था, अपने राज्य में गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त करता था। तो उनको नियुक्त किया गया था जिनके वो क्या करते थे, जैसे 45 टाउन्स उन्हें दे दिए गए, तो भाई तुम इसका कार्यभार संभालोगे, तो इस तरीके से वो नियुक्त करता था। लेकिन क्या था, वो लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाते, वो रिबेलियन हो गए थे। उनको लगता था कि भाई वो क्या करते थे, उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग राज्य बना लिए थे, क्योंकि वो आंदोलन कर देते थे इस तरीके से कि जब उनको कोई चीज़ें पसंद नहीं आती थी तो वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाते थे। तो इस तरीके से रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्टेन एज गवर्नर्स, जबकि राजा जो था वहाँ पर चीफ्टेंस और गवर्नर्स नियुक्त करता था। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। लेकिन वहाँ का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक है, तो उसने, लेकिन वो क्या करता था, वो स्लेव्स को फेवर करता था। मतलब जो दास होते हैं ना, जो गुलाम होते हैं स्लेव्स, उनको फेवर करता था, उनको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कराता था, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, जिनको कहा जाता है बंडगन। ठीक है, बंडगन कहा जाता था इन पर्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है बेंडगन। तो क्या करता था, वो उनको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कराता था। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। और वो बहुत ज़्यादा केयरफुली ट्रेन होते थे, मिलिट्री उनको ज्वाइन कराई जाती थी, है ना, उनको सारे काम सिखाए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी। और क्या करते थे, बहुत ज़्यादा राज्य में उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस संभालते थे। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, फिर भी क्या था, वो जो है टोटली अपने मास्टर पर डिपेंड होते थे, यानी टोटली अपने राजा पर डिपेंड होते थे, यानी उनके लिए वफादारी निभ करते थे वो। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रियली अपॉन देम, और सुल्तान भी उन पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि जब वही राजा के लिए जो है बहुत ज़्यादा भरोसे के लायक थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे अपने मास्टर पर, इसीलिए सुल्तान भी जो है उनको बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उन्होंने उनका ट्रस्ट जो है जीत रखा था, जीत लिया था। स्लेव्स रेदर देन सन्स, ठीक है, तो गुलाम जो है सन्स से बेहतर काम करते थे, चाहे राजा का बेटा ही क्यों ना हो। और राजा को लगता था कि हो सकता है हमारा बेटा ही हमें मार दे आगे जाके, प्रॉपर्टी के लालच में, राज्य के लालच में। तो राजा जो था वो स्लेव्स पे ज़्यादा भरोसा करता था। द सुल्तान्स वर एडवाइज अ स्लेव whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। ठीक है, स्लेव, एक स्लेव क्या होता है, होम वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड, जिसको, जो कि राजा ने अपने लिए खरीदा हो या प्रमोट करा हो, मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट नीड्स, जो कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, हाँ, होल लाइफ टाइम, एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, जो राजा के लिए हर तरीके से पूर्ण कोशिश करे, उसके लिए वफादार रहे। वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन। बुद्धिमान लोगों का कहना था कि एक जो वर्थी और एक्सपीरियंस जो स्लेव है वो एक अच्छे बेटे से ज़्यादा वफादार है, मतलब बेटे से ज़्यादा उस पर भरोसा होता था लोगों को। The Khaljis and Tughlaqs continue to use Bandhagan and also raise people of humble birth who were often their clients। तो खलजीज और तुगलक जो थे उन्होंने कंटिन्यू इस प्रथा को चलाया, बंधगन को, उन्होंने वो दास खरीदते थे, दासों को मिलिट्री में ज्वाइन कराते थे, और वो जो दास होते थे वो राजा के लिए काम करते थे, है ना। पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, तो वो इस तरीके से अपने क्लाइंट्स रखते थे। टू हाई पोलिटिकल पोजीशन, जो कि हाई पोलिटिकल पोजीशन पर जाते थे, उनको अच्छी अच्छी पोजीशंस देता था राजा। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर, उनको जनरल और गवर्नर्स की पोस्ट दी जाती थी कि मतलब ये हमारे गुलाम है और हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो अच्छा काम करता था उनको जनरल्स और गवर्नर की पोस्ट दी जाती थी। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसीलिए इस चीज़ ने, है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ये चीज़ एक एलिमेंट साबित हुई। मतलब बताया गया कि किस तरीके से दास जो है राजा के लिए भरोसेमंद रहे। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स, स्लेव्स और क्लाइंट्स जो होते थे वो अपने मास्टर के प्रति ज़्यादा वफादार होते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स। सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, सुल्तान की जो अपने नौकर होते थे, एज अ रिजल्ट द occasion of a new monarchy often saw conflict between the old and the new nobility। तो फिर क्या हुआ, सुल्तान के अपने कुछ नौकर भी होते थे, स्लेव्स भी होते थे, दोनों में आपस में जंग से छिड़ गई, मतलब जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, षड्यंत्र रचे जाने लगे। तो हाई क्लास और लो क्लास में ये चीज़ आ गई। द patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices। तो बहुत सारे जो ऑथर्स थे
जो पर्शियन तवारीख के जो ऑथर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइड किया इस चीज़ को कि भाई राजा ये तो गलत कर रहा है कि जो छोटे उसके अधिकारी हैं, छोटे लोग हैं, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट पे भेज रहा है, तो ये चीज़ तो गलत हो रही है ना। तो इससे तो क्या हो रहा है, इससे लोअर बेस जो लोअर हाई बेस पॉइंट बन रहा है हाई ऑफिस में। तो मतलब कोई तो छोटे उस पर जा रहा है, कोई हाई पे जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई शराबी है, शराब का ही कुछ काम करता है, तो उसको बड़ा सा गवर्नर बना दिया गया। तो ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा जो है उस समय के राजा ने किया। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुम्मर। सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने तो और भी ज़्यादा गहरा काम किया। उन्होंने एक अजीज खुम्मर को अपॉइंट किया, अब वाइन डिस्टर जो कि शराब बेचते थे। फिरोज हज्जम अब बारबर जो कि एक नाई थे, फिरोज हज्जम अब बारबर है ना। मनका तब्बाक अ कुक जो कि एक कुक थे, एंड 2 गार्डनर्स और 2 माली। लदा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उनको बहुत ऊंची ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी गई। जियाउद्दीन बरानी अब मिड 14th सेंचुरी क्रोनिकलर। जियाउद्दीन बरानी जो 14th सेंचुरी के बीच में थे, वो एक क्रोनिकलर थे, यानी कि वो भी हिस्ट्रीज की इवेंट्स को बताते थे। रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इज इनकेपेसिटी टू रूल। तो क्या करते थे वो जो राजा था, जो सुल्तान था, वो हाई हाई पोस्ट पे ऐसे छोटे छोटे लोगों को रख लेता था। तो उन्होंने बताया है कि इससे कितना सुल्तान की जो पॉलिटिकल जजमेंट था उसका कितना ज़्यादा लॉस हो रहा था, वो बर्बाद हो रहा था। उनका कहना था कि इससे जो है बर्बादी के लक्षण उनके साफ नजर आ रहे थे कि सुल्तान इन चीज़ों को देखता नहीं था, बस करता था। लाइक द अर्लियर सुल्तान द खलजी एंड तुगलक मोनार्की अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज। तुगलक जो पहले के सुल्तान थे उनकी वजह से ही खलजी और तुगलक जो थे उन्होंने भी इस तरीके से मोनार्की को अपॉइंट करना शुरू किया। मिलिट्री कमांडर्स जो थे, गवर्नर्स थे, उस टेरिटरी में अपनी राजधानी में रखने शुरू किए। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता। उन्होंने क्या करा, उनको जो है लैंड देनी शुरू करी। इस लैंड को कहा जाता था इक्ता, है ना। ये जो लैंड देते थे वो उनको, तो उनको कहा जाता था इक्ता। एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति। और उनको जो लेते थे उनको कहा जाता था इक्तदार और मुक्ति, ठीक है। यानी कि जो स्लेव्स होते थे, जो मिलिट्री अपॉइंट करते थे, मिलिट्री में जाकर ट्रेनिंग लेते थे, वो उनके गुलाम होते थे, राजा का पूरा काम करते थे, तो उनको एक लैंड दी जाती थी जिसको इक्ता कहा जाता है। और जिसको लेने वाला होता था उसको कहा जाता था इक्तदार। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कंपेनियंस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। उनका काम इतना था कि मिलिट्री कैंपेनियंस संभाले रखनी है और जो लॉ ऑर्डर है उनको मेंटेन करना है। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, और बदले में क्या करते थे, वो उनको मिलिट्री सर्विस देते थे। द मुक्ताज कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। और मुक्तीज जो होते थे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, ठीक है, अपनी सैलरी में असाइनमेंट ऑफ सैलरी। जैसे सैलरी होती थी तो रिवेन्यू कलेक्ट होता था, इससे उनको सैलरी भी दी जाती थी, ठीक है। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रिवेन्यू। और इस रिवेन्यू से वो अपने सोल्जर्स के लिए सैलरी पे करते थे, ठीक है। क्योंकि मतलब जिससे को लैंड दी जाती थी वो लोग जो है रिवेन्यू भी देते थे। तो रिवेन्यू जो होते थे वो वहाँ के मिलिट्री के लोग करते थे कलेक्ट। और जब वो कलेक्ट कर लेते थे तो उनके वहाँ के जो सोल्जर्स थे, मतलब पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट था इसी से चलता था। रिवेन्यू आता था, रिवेन्यू से सैलरी जाती थी, इस तरीके से चलता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यूज। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। ये सब जो था ये लॉन्ग टर्म नहीं था, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म ही चला, थोड़े से दिनों के लिए सब हुआ। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगोरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये जो काम था, ये जो चीज़ें थी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के सामने समय में जो थोड़े टाइम ही चली। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। उसके बाद जो था अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट किए गए, क्योंकि जैसे पहले तो मिलिट्री वाले लोग जो थे इस तरीके से करते, स्लेव्स वगैरह करते थे, पैसा इकट्ठा करते, रिवेन्यू आता, लेकिन उसके बाद में अकाउंटेंट्स जो है अपॉइंट किए गए। उनको लगता था राजा को कहीं ना कहीं कि शायद हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कि हो सकता है पैसा ज़्यादा आता हो, वो लोग कम दिखाते हो, तो उन्होंने अकाउंटेंट्स जो है अपॉइंट किए। चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। किसने करे, जिससे कि वो मुक्तीज का जो रिवेन्यू अमाउंट आता है उसको कलेक्ट कर सके, उसको चेक कर सकें। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। जिससे कि जितने भी सोल्जर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, लिमिट में जितने भी सोल्जर हैं लिमिटेड, उनको जो है सैलरी दी जा सके। मतलब सारा जो काम था वो अकाउंटेंट्स के हाथ में ही आ गया था। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल। जैसा कि दिल्ली सुल्तान्स ने हिंटरलैंड वाला जो इलाका था वो अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, वहाँ पे उन्होंने जो चीफ्टेंस थे, द सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। उन्होंने जो है उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। फिर उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में ये काम होने लगा, उसको ही सारा जो है रिवेन्यू जो है दिया जाने लगा।
they were also forced to pay taxes. The Sultan's administrators measured the land and kept careful account. सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो लैंड को मीजर्स करते थे कि भाई सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तो सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो लैंड को मीजर्स करते थे कितनी लैंड है और कितना हमें पैसा लेना है, तो उनको जो है चेक करके देना होता था. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. इस तरीके से 3 तरीके के टैक्सेस उस समय में होते थे. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है. 3 तरीके के टैक्सेस होते थे. ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खर्च, जो कल्टीवेशन पर होता था टैक्स लगता था, यानी कि फसलों पर लगता था, उसको कहा जाता था खर्च. एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द प्रेजेंट, जो कि किसानों की जो प्रॉपर इनकम है उसका 50% होता था. यानी किसान जितना भी ज़मीन है, जितना भी उनका अनाज का पैसा आ रहा है, उसका 50% उनको देना होगा. ऑन कैटल एंड ऑन हाउस. और दूसरा जो टैक्स था वो था पशुओं पे, कैटल्स पे. तीसरा जो था वो घरों पे होता था. It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. तो ये याद रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बहुत बड़ा एरिया था, है ना, दिल्ली सुल्तान्स का, ठीक है, वो जो था जो बाहर था, दिल्ली के बाहर की साइड का था. इट वॉज डिफिकल्ट. तो ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग साउदर्न इंडिया. तो मतलब ऐसा था कि अगर दिल्ली में बैठे हैं तो बंगाल तक का पार्ट कैसे कवर करें, मतलब कैसे उस पर नज़र रखी जाए, उस पर कैसे ध्यान रखा जाए. तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा था, तो लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करा जाए. दिल्ली में बैठे बैठे बंगाल तक का कैसे करा जाएगा. द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. तो सारा ही रीजन जो था इंडिपेंडेंट था. इवन इन द गंगेटिक प्लेन, बल्कि गंगेटिक प्लेन जो था, जो गंगा के प्लेन वाला इलाका था, वर फॉरेस्टेड एरियाज द सुल्तानेट फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. जो जंगल वाला इलाका था, फॉरेस्टेड एरियाज जो थे सारे, वो सुल्तान के कब्जे में आ गए. लोकल चीफ्टेंस एस्टेब्लिश द रूल इन दिस रीजन. इस रीजन में उन्होंने क्या करा, जो लोकल चीफ्टेंस थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, लोकल चीफ्टेंस जो होते थे, गवर्नर्स वगैरह होते थे, उनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया इस इलाके में कि भाई दिल्ली का इलाका हम संभालेंगे, और दिल्ली से आएगा जो जंगली वाला इलाका है, जो बड़ा बड़ा वेस्ट एरिया है सारा बंगाल वाला, उसको आप संभालो. समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. तो क्या था, उस समय भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे रूलर्स जो थे, उन्होंने यहाँ पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए हुआ. चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस. इब्ने बतूता, 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes. इब्ने बतूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इब्ने बतूता, ठीक है, 14th सेंचुरी में एक यात्री आया था इब्ने बतूता मोरक्को से, फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका से. एक्सप्लेन द चीफ्टेंस समटाइम. उन्होंने जो है अपने समय के चीफ्टेंस का एक्सप्लेन किया है, बताया है. फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स. उन्होंने बताया कि उस समय में बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे, रॉकी अनइवन द रग्ड प्लेस्ड एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स. तो वो अपने घर जो होते उस समय में जो चीफ्टेंस वगैरह होते थे तो बैम्बू ग्रोव से बनाया करते थे. इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज़ बिग. इंडिया में बैम्बू जो है छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा होता है. इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरविंटेड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम. इसके पार्ट्स जो है इस तरीके से बनाए जाते थे जिससे कि आग इनके घरों को इफेक्ट ना कर सके, ठीक है. are on the whole very strong. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts inside which are their cattle and their crops. तो जो चीफ्टेंस होते थे वो इन जंगलों में रहते थे, जिससे कि वहाँ और उनके साथ में उनके पशु और उनकी फसलें भी वहीं पर हुआ करती थी. देयर इज़ ऑल्सो वाटर फॉर देयर विद इन. उनके पास इस समय इन जंगलों में रहने के लिए पानी भी होता था. दैट इज़ रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर. और यहाँ पर जो ऐसी सुविधा भी दी गई थी जिससे कि रेन वाटर कलेक्ट होता था. Hence they cannot be subdued except be powerful armies, ठीक है, who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. तो क्या था, चाहे कितनी भी बड़ी आर्मी क्यों ना आ जाए, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से जो उन जंगलों को नहीं काटा जा सकता था. मतलब इतने वो होते थे जिसमें उनके चीफ्टेंस रहते थे राजा के, तो बहुत अलग तरीके से उनकी स्ट्रक्चर था, उनको अलग तरीके से तैयार किया जाता था बैम्बू स्टिक से, तो जिससे बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर उन पर हमला ना कर सके. द मंगोल्स अंडर गेंगिस खान, ठीक है, इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सुल्तानेट फर्स्ट देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर. तो पहले जो दिल्ली थी, है ना, जो मंगोल्स थे वो जेंगिस खान के कब्जे में थे. तो जल्दी जल्दी क्या हुआ था, ट्रांसोक्सियाना नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 में ईरान में, और दिल्ली सुल्तान फेस, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को फेस किया. मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सुल्तानेट इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रूल.
दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो जो ये रूलर थे दोनों, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये जो दोनों रूलर्स थे, क्या इन्होंने, उनके पास जो हमला करने की कोशिश तो की गई, बहुत बड़ी आर्मी बहुत बड़ी संख्या में आई, लेकिन क्या था कि दिल्ली विच पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि कोई इस पर हमला नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा द सल्टनेट इन द 15th and 16th centuries. Take a look at the table one again. You will notice that after the Tughlaqs are the Sayyid and Lodi dynasty rule. आपको ने नोटिस किया होगा, अगर आप टेबल 1 दोबारा देखो तो आपने नोटिस किया होगा कि तुगलक के बाद में सैयद और लोधी डायनेस्टीज ने शासन किया। तो फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526, दिल्ली से आगरा तक 1526 में, बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैज इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल। जो कि जितनी जगह ये अंडर में आ रही है, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया, ये सारे जो थे, इसमें जो है सारे इंडिपेंडेंस रूलर्स ने शासन किया। हु एस्टेब्लिश्ड फ्लोरिशिंग स्टेट्स, जिन्होंने अपने जो है बहुत बड़े बड़े प्रॉस्पेरस कैपिटल्स यहाँ पर बसाए। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द एमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान एंड द राजपूत। और ये वो समय था जिसमें नए नए राज्य अफगान और राजपूत के बस रहे थे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. और कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे इस समय में, इस पीरियड में, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, और जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। छोटे तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का बहुत अच्छा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। स्टार्टेड हिज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार। तो उन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो एक मैनेजर के रूप में स्टार्ट किया। बहुत छोटी सी राजधानी टेरिटरी थी, उसमें उन्होंने बिहार में अंकल के लिए जो है एक मैनेजर के रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। उसके बाद मुगल एम्परर हुमायूं ने 1530 से 1540 में शासन किया, 1555 से 1556 तक किया। तो हुमायूं ने इनको हरा दिया। शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर किया, है ना, और वहाँ पर उसने अपनी डायनेस्टी वहाँ पर बसा दी। तो सॉरी, यहाँ पर जो मैंने बोला ना डिफीटेड द मुगल एम्पर हुमायूं, तो उन्होंने हुमायूं को हराया था। हुमायूं ने नहीं हराया, तो उन्होंने हुमायूं को हराया था, ठीक है। तो शेरशाह कैप्चर दिल्ली, शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर किया एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। उन्होंने वहाँ पर अपनी जो है एक डायनेस्टी खुद बसा दी। ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, बल्कि जो सूर डायनेस्टी थी उसने जो है 15 साल तक शासन किया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम फॉर इफिशिएंट। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पर अकबर। शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना अच्छा था कि वो एक मॉडल बन गया था। एक ग्रेट एम्पर था अकबर, उसके लिए भी वो मॉडल साबित हुआ। अकबर को मतलब वो आइडल नजर आते थे। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब वो मुगल एम्पायर बने तब ये जो था उनको आइडल नजर आते थे। मतलब यानी कि जो अकबर थे उनको भी शेरशाह सूरी का जो शासन काल था वो बहुत पसंद आया। वो चाहते थे कि मैं भी इनकी तरह ही शासन करूं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुगल एम्पायर बने थे। 1556 से 1605 तक चला था ये। चलिए, तो लेसन तो हो चुका है आपका कंप्लीट। तो कैसा लगा है, पसंद आया तो इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।